दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 1 और 2 करने जा रहे हैं, जो कि अभ्यास के आखिर में दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। ए विकल्प दिया गया है 1, बी विकल्प दिया गया है 4, सी विकल्प दिया गया है 5 और डी विकल्प दिया गया है 10। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। पहला विकल्प दिया है NaCl, दूसरा विकल्प दिया गया है ACl HCl और तीसरा विकल्प सी दिया गया है LiCl और डी विकल्प दिया गया KCl। तो इस तरह से ये हमारा 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अब हम समझेंगे और हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यदि कोई विलयन है, ये कोई विलयन है और एक ऐसा लिटमस पेपर है, लाल लिटमस है। तो लाल लिटमस है, कैसा है, लाल लिटमस है। लाल को क्या करता है, नीला करता है। लाल को क्या करता है, नीला करता है। तो नीला कौन करता है, यानी ये कौन सा विलयन है, क्या विलयन होगा, ये क्षार विलयन होगा। क्या होगा, क्षारक होगा। ये विलयन क्या होगा, क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा विलयन, प्रश्न कह रहा है कोई विलयन। कोई विलयन मतलब क्या है, तो कौन सा विलयन हमारा है, क्षारक विलयन है। तो इसमें कह रहा है इसका पीएच क्या होगा। तो ये क्षारक विलयन का पीएच का मान क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिया गया, ABCD, ये 4 विकल्प दिया गया है। ये 4 में से कौन सा सही है हमको पता करना है। तो पीएच क्या होता है, पीएच 7 जब होता है तो विलयन उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। हमको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। ये पीएच स्केल हमको याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। जब किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, पीएच बराबर 7। यदि 7 लिखा हो और इधर क्या हो, 1 हो, ये 1 हो, पीएच स्केल इधर 1 हो, इधर 14, तो हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 के बीच में होता है। और बीच में 7 होता है, यहाँ 2 होता है, इस तरह से 3 होता है, इस तरह से 4, 5, 6, 7, इस तरह से यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इस तरह से हमारा ये स्केल होता है। यानी ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारक होता है, क्षारक होता है। विलयन क्या होता है, क्षारक होता है। तो हमारा यह विलयन क्या मिला, प्रश्न के हिसाब से क्षारक विलयन है। अब हम यहाँ पता करेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। यदि 1 से 7 के बीच में जो विकल्प आता है वो अम्लीय होगा तो गलत होगा, क्योंकि हमारा उत्तर क्षारक मिला है। तो पहला 1 और 7 के बीच में है, इसलिए उत्तर सही नहीं है। दूसरा क्या है, बी है, 4 है जो कि 7 के बीच में है, गलत है। और सी क्या है, ये भी 7 और 1 के बीच में है, ये भी गलत है। और डी क्या है, 10 है, ये किसके बीच में, 7 और 14 के बीच में है, 10 है, इसलिए विलयन क्या होगा, क्षारक होगा। इस विलयन का इसका उत्तर हो गया डी, आंसर क्या हो गया, डी, क्षारक विलयन का पीएच मान 10 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो ये हमारा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच, जो अंडे का छिलका होता है, जो कवच होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, अंडे का छिलका या कवच, अंडे का छिलका
किसी भी चिड़िया के अंडे का मुर्गी का अंडा, चिड़िया का अंडा, कोई भी अंडा जो होता है वो उसका जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमको पता है संगमरमर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको भी हमको समझना है। और तीसरा क्या होता है, चूना पत्थर का भी सूत्र क्या होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट छिलका भी होता है, छिलका किसका छिलका, अंडे का छिलका, मुर्गी के अंडे का छिलका और किसी भी चिड़िया के अंडे का छिलका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको हमको समझना है, याद रखना है। तो हमको क्या मिल गया, कोई बिलियन अंडे का पिसा हुआ कवच का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमको पहला मिल गया उत्तर। आगे क्या कह रहा है, कवच अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा, यानी ये जो क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट प्रश्न कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट किसी से क्या करता है, इसमें विकल्प दिया गया है, इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में 4 में कौन सा है जो इसके साथ अपक्रिया करता, क्या करता है, अपक्रिया करता, अपक्रिया करके क्या देता है, अपक्रिया कर एक गैस बनाता है। क्या बनाता है, एक गैस बनाता है। क्या बनाता है, गैस, एक गैस बनाता है। और गैस क्या करता है, ये गैस को फिर चूने के पानी से अपक्रिया करता है। चूने का पानी का सूत्र हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी के साथ फिर अपक्रिया करता है, यानी ये गैस चूने के पानी के साथ अपक्रिया करता है और क्या करता है, पानी को दूधिया कर देता है, यानी कैल्शियम, हमको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट पुनः प्राप्त होता है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ भी था जो अंडे का छिलका था, और एक कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्राप्त होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है, यानी जो गैस बनती है। तो इसमें से हमको चुनना है 4 में कौन है। इसका उत्तर हम 3 तरह से लगा सकते हैं। पहला है ये सोडियम क्या है, धातु है, लिथियम धातु है, पोटेशियम धातु है। तो इस तरह से 3 धातु है, ये अलग है, इसलिए इसका उत्तर एक तरह से हम चुन सकते हैं, ये हो सकता है। पहला उत्तर पहले ढंग से इस तरह लगाएंगे। दूसरा ये ढंग है, ये चारों विकल्प क्या हैं, ये 4 विकल्प, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है। तो एक ऐसा यौगिक है क्लोराइड यौगिक है, क्लोराइड का लवण है, ये क्लोराइड का यौगिक है, यानी क्लोराइड का, इसमें सभी ऋण आवेशित परमाणु जो है इसमें सभी क्लोराइड हैं। तो सभी क्लोराइड हैं, तो इस तरह से ये सभी क्लोराइड है, लेकिन क्या है, ये लवण है, ये क्या है, ये लवण है, और ये भी लवण है, ये भी लवण है, और ये भी लवण है। ये लवण नहीं है, ये हमारा क्या है, अम्ल है। तो इस तरह दूसरे तरह से हम इसका उत्तर लगा सकते हैं, ये अम्ल है, तो इसलिए ये इसका उत्तर ये सही होगा, बी सही होगा। तो दूसरे तरीके से हमने जाना। और तीसरा तरीका ये है, हमें पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना पत्थर भी कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या छिलका से क्रिया करता, क्या करता है, इसके छिलके से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यह समीकरण हम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता, CO2 क्या निकलता है, गैस निकलता है, और जल बनता है। और क्या बनता है, ये जल बनता है, H2O बनता है। तो इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इस तरह से होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये जो हमारा समीकरण संतुलित है, कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये क्या है, जल, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड,
ये कैल्शियम क्लोराइड क्या बनता है, लवण साल्ट बनता है। तो इस तरह से हमारी ये अब क्रिया हो गई। अब कह रहा है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बुझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करता है। तो इसका भी समीकरण हम लिख सकते हैं। तो इसका समीकरण हम कैसे लिखेंगे, तो इसका समीकरण इस तरह से लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बनता है और जल बनता है। ये हमारा ये रिएक्शन होता है जो कि ये प्रश्न कह रहा है क्या करता है, दूधिया कर देता है। इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको संतुलित करेंगे समीकरण को। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के ये जल बन गया। तो समीकरण ये हमारा संतुलित है, संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह दूधिया, कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का उत्तर हमने समझा। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है, NaOH 10 ml बिलियन HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml लें तो हमें उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका 4 उत्तर दिया गया है। पहला है A 4 ml, दूसरा B है 8 ml, तीसरा C है 12 ml और चौथा D है 16 ml। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए, एक विकल्प सही है, उसका उत्तर हमको चुनना है। तो प्रश्न को अब हम समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml। यदि हमारे पास कोई पात्र है, यदि हमारे पास एक बीकर है, एक क्या है बीकर है और इस बीकर में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। इसमें क्या है 10 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 10 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिलियन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कितना है 10 ml, कितना है 10 ml है। और क्या है दूसरा कह रहा है 8 ml का HCl, दूसरा पात्र है, दूसरा गिलास है, दूसरा बीकर है और इसमें क्या रखा गया 8 ml, बीकर में 8 ml, इसमें क्या है 8 ml HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस तरह से हमारा प्रश्न दिया गया है और ये दोनों को आपस में मिला देने पर क्या हो जाता है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये प्रश्न दिया गया है, ये हमारा प्रश्न का आधा हिस्सा कह रहा पूर्णतः उदासीन हो जाता है। कहने का मतलब है ये हमारा क्षारक है, यह क्षारक और ये प्लस क्या है अम्ल है, ये क्या है अम्ल। हमको पता है अम्ल और क्षारक मिल करके क्या होता है उदासीन हो जाता। तो इस अनुपात में ये उदासीन हो जाता है। ये प्रश्न का यहाँ तक का हिस्सा कह रहा। आगे क्या कह रहा, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी बिलियन का 20 ml लें। अब इसमें क्या करना है, अगला गिलास ले रहे हैं, इस गिलास में हमारा क्या है 20 ml रख लें। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी है, ये भी क्षारक है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसकी मात्रा क्या हो गई, इसकी मात्रा यहाँ हमने 20 ml ले लें। यहाँ इसकी मात्रा 20 ml 20 मिलीलीटर 20 ml ले लिया जाए। आगे क्या कह रहा है, हम 20 ml ले तो हम उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा, यानी ये अगला बिलियन हमारा यही बिलियन रहेगा, HCl ही रहेगा, लेकिन इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास ये बीकर है, ये गिलास है, तो इसमें HCl की कितनी मात्रा भरी जाएगी तो बिलियन पूर्ण रूप से उदासीन हो जाए। ये हमारा प्रश्न कह रहा। अब हम प्रश्न को समझ चुके हैं कि इसमें क्या है, कितनी मात्रा HCl की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमने प्रश्न को समझा है। तो प्रश्न बहुत सरल है, केवल प्रश्न को आपने समझा तो हल कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें 10 ml और इसमें क्या है 8 ml। अब यहाँ क्या है 20 ml। तो इसमें हम क्या कर दें, इसको इस तरह से समझे, बहुत सरल तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा 20 ml, ये 10 दूनी 20, और इसी तरह इसमें 8 से यहाँ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 2 से गुणा हो गया दोनों पक्ष में,
क्योंकि समीकरण होता है, समीकरण के इधर 2 से गुणा हो गया, उदासीन तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या होएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 ml HCl की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हो गया 16D। विकल्प डी हमारा क्या है, डी सही है, 16 ml HCl की ज़रूरत होगी। इस तरह से हम लगा सकते हैं। और दूसरा छोटे क्लास के कक्षा 4-5 के बच्चों के हिसाब से भी लगा सकते हैं, चूंकि से लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका भी है। एक कक्षा 4-5 का सवाल है, छोटे कक्षा के बच्चों के सवाल की तरह से छोटा सा है। इस तरह से चूंकि के नियम से लगा सकते हैं। चूंकि ऐसे कर सकते हैं 10 ml क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लगता है 8 ml HCl उदासीन होता, 8 ml HCl उदासीन होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं, एक से कितना होगा 8/10। और क्या होगा, उसके बाद प्रश्न दिया गया 20 ml से, यहाँ 20 ml दिया गया है, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे 20 ml। तो इस तरह से हम यहाँ इस तरह से हो जाएगा 8/10 और गुणे 20, तो 0 0 कट गया, तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से भी उत्तर हमारा 16 ml आएगा। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और पीछे जो हमने बताया उस तरह से भी आप लगा सकते। दोनों का उत्तर समान आएगा, बहुत सरल है। और हम ओरल में लगा सकते हैं, ऐसे देख करके ही अनुमान लगा के बता सकते हैं। 10 ml बिलियन में 8 ml उदासीन होता है, तो 20 ml में कितना उदासीन होगा 20, 10 का दुगना 20, तो 8 दूनी 16। इस तरह से हम बिना हल किए भी इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 4 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 4 क्या कहता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 4 क्या कह रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का उपयोग होता है। तो हमारा ये अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषध का उपयोग होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। तो 4 विकल्प में से कौन सा सही, इसको चुनना है। तो पहला कह रहा है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, दूसरा है बी है एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, और तीसरा है एंटी एसिडिक, और चौथा डी है एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही, इसको चुनना है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है अपच का उपचार। अपच का क्या मतलब होता है, अपचय। अपच का मतलब होता है जो हमने खाना खाया, क्या भोजन जो लिया है, भोजन जो हमने लिया है वह भोजन पच नहीं रहा, यानी पाचन क्रिया क्या हो गई है। पच का मतलब है, अपच का मतलब पाचन, पाचन क्या हो गया, धीमा हो गया है। ये क्या हो गया है, हमारे पेट में पाचन धीमा हो गया है। और पाचन धीमा क्यों हो जाता है, जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है। पेट में क्या होता है, पेट में एसिड ज़्यादा होता नहीं, अम्ल ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। अम्ल अधिक हो जाता है तो हमारे पेट का खाना पचता नहीं, गैस बनता है, डकार आती है। और इसके लिए हमको कौन सी दवा की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करेंगे, और अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अपच को हमने समझा, अपच क्या होता है, अम्लीय होता है, जिससे खाना धीरे धीरे पचने लगता है। इसके लिए कौन सा औषध का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा ये अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हमको पता होना चाहिए हमारे पेट में क्या बन रहा, अम्ल। क्या बन रहा, अम्ल। हमको पता है अम्ल और क्षारक, क्षारक मिलकर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता प्लस जल। इस तरह से हमारा समीकरण है, इसको हमको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं हमारे पेट में अम्ल बन रहा है। अम्ल को क्या कर दिया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए। अम्ल को क्या कर दिया जाए कि हमारा पेट क्या हो जाए, अम्लीय कम हो जाए। पेट में जो हमारा पदार्थ है अम्लीय कम हो जाए, और पाचन की क्रिया क्या हो जाए, ठीक हो जाए, यानी पेट ठीक हो जाए और पाचन की क्रिया तेज हो जाए। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता, अम्ल बन रहा है। यदि क्षारक इसमें मिला दिया जाए, इसमें क्षारक मिला दिया जाए पेट में, यदि हम कोई ऐसी दवा लेते हैं, कोई ऐसी औषध लेते हैं, ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो क्षारक हो, जिसके कारण से हमारे पेट में पेट की अम्लता क्या हो जाए, कम हो जाए।
पेट की अम्लता क्या हो जाएगी, जब कम हो जाएगा तो हमारा पेट ठीक हो जाएगा, यानी उपचार के काम में आएगी। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। पहला एंटीबायोटिक है, ये हमारा नहीं है। दूसरा है एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी। ये पीड़ाहारी यानी हमारे पेट में पीड़ा भी ज़्यादा नहीं हो रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, केवल गैस बन रहा है। एंटी एसिडिक, तो ये अगला विकल्प है एंटी एसिडिक। तो एसिडिक माने अम्ल, देखो यहाँ एसिडिक होता है, एसिड अंग्रेजी शब्द है, एंटी एसिडिक माने एसिड माने अम्ल होता है, और ये हिंदी है अम्ल। तो इस तरह से इसके नाम से ही पता चल रहा है ये हमारा विकल्प सही है, ये सी वाला विकल्प सही। अगला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का उपयोग कटे पर लगाया जाता है, जब कहीं बाहर से कट जाता है तो एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। तो इस तरह हमने समझा ये जो है अम्ल बन रहा है तो क्षारक के रूप में एंटी एसिडिक का प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिडिक मतलब होता है क्षारक, इसका मतलब होता है क्षारक। ऐसी दवा का प्रयोग किया जाएगा, ऐसी औषधि का प्रयोग किया जाएगा जो क्षारक हो और जो अम्ल की अम्लता को कम करे, और पेट में हमारे अम्लता कम हो जाएगी और तब हमारे पेट का भोजन आसानी से पच जाएगा। इसलिए ये विकल्प नंबर सी सही है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 5 हमारा क्या कह रहा है, निम्न अपक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला ए है, बी है, सी है, डी है। तो पहले ए को पढ़ते हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। बी है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। अगला सी है तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। अंतिम डी है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेत साथ अपक्रिया करता है। तो ये हमारा 4 विकल्प दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। 5वें में 4 क्वेश्चन दिया गया, एक एक करके हम इसको करते हैं। अब हम समझते हैं। निम्न अपक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। ए बी सी डी, ये 4 अपक्रियाएं दी गई हैं। तो निम्न का मतलब ये 4 अपक्रियाएं। पहले इनका शब्द समीकरण लिखना। क्या लिखना है, शब्द समीकरण, शब्दों में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना। तो संतुलित समीकरण लिखने से पहले हमको सूत्र समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सूत्र समीकरण। उसके बाद तब संतुलित करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन को 4 स्टेप में करना है। पहला शब्द समीकरण, दूसरा सूत्र समीकरण, और तीसरा जो है संतुलित करना है। तो 3 स्टेप में करना है। प्रत्येक प्रश्न को 3 स्टेप में करना है। पहले शब्द में लिखना है शब्द समीकरण, दूसरा सूत्र, तीसरा क्या करना है, संतुलित करना। ये हमारा 3 स्टेप में है। पहले हम प्रश्न को समझेंगे, अब एक एक करके हम इसको करेंगे। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल, तन सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे होता है, यहाँ लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे लिखेंगे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस अब किससे क्रिया कर रहा है, दानेदार जिंक। तो यहाँ हम लिखेंगे जिंक। क्या लिखेंगे, जिंक। जिंक के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसके साथ साथ सूत्र समीकरण भी लिखते जाएंगे। और अब इसको हम मिटा देंगे सुविधा के लिए, जिससे लिखने में आसानी हो। तो ये होता है आपस में क्रिया करते क्या बनेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जो जिंक के साथ क्रिया करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। ये हमारा समीकरण बनेगा। क्योंकि कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अम्ल क्षारक एवं लवण के जो पिछला अध्याय है, पहला अध्याय है रासायनिक समीकरण, तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और इसमें भी इसको दोहराया जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जिंक का सूत्र होता है Zn। ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये क्या है, यहाँ हमने देखा कोई भी समीकरण संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन। ये समीकरण हमारा पहले से संतुलित है, इसलिए इस समीकरण को संतुलित नहीं। तो शब्द समीकरण हमारा ये हो गया, शब्द समीकरण ये हो गया, और दूसरा सूत्र समीकरण ये हो गया, और तीसरा
संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप संतुलित है। तो ये दूसरा पहला हो गया। अब हम दूसरा करेंगे, बी करेंगे। तो बी हमारा क्या करें, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ लिखेंगे तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल लिखेंगे कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद मैग्नीशियम पट्टी, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। ये लिखेंगे मैग्नीशियम, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम। अब इसका समीकरण लिखेंगे, शब्द समीकरण लिखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नीशियम का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसका समीकरण होगा मैग्नीशियम का लवण यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम क्या बनेगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बनेगा। तो इस तरह से, जिस तरह से ये पहला समीकरण, ठीक उसी प्रकार दूसरा भी है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। क्रिया करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। तो क्या करेंगे, ये समीकरण को संतुलित करने, यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो बहुत सिंपल है, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो पहला स्टेप हो गया शब्द समीकरण, दूसरा है सूत्र समीकरण और तीसरा है संतुलित हो गया। और इसको, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक्वस होता है, जलीय होता है। ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको इस अवस्था में लिखेंगे। ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, ये हमारा साल्ट होगा, ठोस होगा, यानी यस लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। और ये गैस होगा, जी से लिखा जाएगा। इसी तरह ये भी, यहाँ भी जी से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी यस लिखा जाएगा, साल्ट है। और ये भी साल्ट है। और ये एक्वस विलयन है, जलीय विलयन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक क्यू लिखेंगे, जलीय विलयन। तो इस तरह से हो गया। अगला है तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अपक्रिया करता है। ये सी वाला है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे क्रिया करता है, एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से क्रिया करता है। तो क्या बनता है, जिस तरह से पहला समीकरण है, ये जिस तरह ये पहला है, ये दूसरा हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। इसी तरह तीसरा भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ क्रिया करता है। एल्युमिनियम का सूत्र Al और क्रिया करता है, क्या बनेगा, तो क्रिया हमारा करके क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये इसका सूत्र होगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये हमारा हो गया दूसरा। ये जी से लिखेंगे, ये हमारा सॉलिड है, एस से लिखा जाएगा। और समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ एल्युमिनियम क्लोरीन क्या है, एल्युमिनियम क्लोरीन में क्लोरीन 3 है, तो 3 से यहाँ क्या करेंगे, सारी एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ये क्या है, सल्फेट है, सारी ये गलत हो गया है। यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता तो बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, SO4, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ये 3 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा। इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। अब हम समीकरण को संतुलित कर, एल्युमिनियम यहाँ क्या है, 2, तो यहाँ एल्युमिनियम को हम 2 लिखेंगे, तो एल्युमिनियम हो गया। और सल्फेट क्या है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा, यहाँ हम 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। तो हो गया सल्फेट का 3 अणु, एल्युमिनियम का 2 अणु। तो ये हाइड्रोजन का कितना होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 से कर देंगे, प्लस 3 दूनी 6। ये हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया, एल्युमिनियम 2, सल्फेट SO4 3, यहाँ भी। ये समीकरण संतुलित हो। अगला हम करेंगे, ये हमारा क्या है, चौथा करेंगे शब्द समीकरण को आप लिख ले जाएंगे। शब्द समीकरण को यहाँ लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl
और प्लस क्रिया करता है, किससे करता है? लोहे के रेत से, यानी लोहे से या फिर फेरिक से क्रिया करता है, लोहे से क्रिया करता है। तो क्या बनता है? शब्द समीकरण आप ऊपर की सहायता से, जैसे ऊपर लिखा गया है ऐसे आप लिख सकते हैं। तो शब्द समीकरण को लिख नहीं रहे, केवल समीकरण को लिख रहे हैं, सूत्र समीकरण को लिख रहे हैं। तो बनेगा फेरिक क्लोराइड या फिर Cl। ये फेरिक की संयुक्ता 3 होती है, FeCl3। इसकी संयुक्ता कितनी? 3, इसलिए 3 लिखा जाएगा। और हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी, ये G होगा और ये हमारा सॉलिड होगा। और ये हमारा बन गया Fe, ये भी सॉलिड है। और ये हमारा भी समीकरण को संतुलित करेंगे, क्योंकि प्रश्न में संतुलित करना पूछ रहा है। क्लोरीन क्या है? 3, यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन 3। तो ये समीकरण संतुलित इस तरह से हो नहीं सकता। तो इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यदि हम यहाँ से ये 3 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 यहाँ लिख दें, ये 6 यहाँ लिख दें तो क्या हो जाएगा? 2 से यहाँ गुणा कर दे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। अब हमारा Fe बच रहा है, Fe2 से गुणा कर दे। तो ये थोड़ा सा समीकरण संतुलित करना थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है 3 से गुणा करना पड़ रहा है और यहाँ जो है 6 से गुणा करना पड़ रहा है। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, क्लोरीन 3 दूनी 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ भी, फिर 1 2 यहाँ 2 यहाँ। इस तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 6 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 6 हमारा क्या कह रहा है? एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह से नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। एथिल एल्कोहल, ये है एथिल एल्कोहल। एल्कोहल और ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। ये है एल्कोहल, ये है मेथिल एल्कोहल, है एथिल एल्कोहल। इसमें भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, इसमें भी H है, यानी तीनों यौगिक हैं। इस एल्कोहल में भी ये क्या है? हमारा ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। तो एल्कोहल इसमें भी H है, इसमें भी H है, यानी सब में H है। और क्या कह रहा है? एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है। H का मतलब हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसमें भी हाइड्रोजन है। आगे कह रहा है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह से नहीं होता। अम्ल में क्या होता है? जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, ये भी अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है। तो जिस तरह से अम्ल का वर्गीकरण होता है उस तरह से ये एल्कोहल और ये ग्लूकोज का वर्गीकरण नहीं होता है। आगे क्या कह रहा है? एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित कीजिए। यानी दोनों का वर्गीकरण, कहने का मतलब है एल्कोहल, ये हमारा क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। ये है एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल, ग्लूकोज ये अलग तरह का यौगिक है, कंपाउंड है। और ये जो है हमारा अम्ल क्या है? अलग तरह का है। अम्ल कैसे अलग है? इसमें प्रश्न का पूछने का मतलब है अम्ल और ये दोनों में अंतर है, और अंतर क्यों है इस बात को प्रयोग के द्वारा बताना है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम कैसे बताएंगे? अम्ल क्या होता है? ये जल में घोलने पर H आयन देता है। जल में घोलने पर क्या देता है? H आयन देता है। लेकिन क्या है? ये हमारा एल्कोहल और ग्लूकोज ये पानी में घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो H आयन, H+ आयन नहीं देता है। आयन का यहाँ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे धन आवेश हो, ये भी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जल में घोलने पर क्या होता है? अम्ल जल में घोलने पर H आयन नहीं देता है। क्या करता है? नहीं देता है। और ये H आयन, H+ आयन इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका गुण व्यवहार अलग अलग होता है। हाइड्रोजन होते हुए इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन इसका व्यवहार अलग है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन इसका व्यवहार अलग है। अब हम इसको प्रयोग के द्वारा साबित करेंगे। तो प्रयोग क्या है?
प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, क्या लेंगे, एक ऐसे बीकर लेंगे, कोई पात्र लेंगे और इस पात्र में को जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसके इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, किसी कुचालक यानी लकड़ी किसी लकड़ी या प्लास्टिक पर इसको क्या कर देंगे, धंसा देंगे, जिससे ये एक दूसरे के पास संपर्क में ना आए, दूर रहे। इस तरह से हम धंसा देंगे और उसमें क्या करेंगे, ये धन इलेक्ट्रोड होता है, इसे धन इलेक्ट्रोड लेंगे, इसे कहते हैं एनोड, इसे क्या कहते हैं, एनोड। और इसमें क्या करेंगे, एक जो है बैटरी लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे धन सिरा, ये छोटा सिरा ऋण होता है, तो बैटरी लगाएंगे और इसके बाद एक बल्ब लगा देंगे, इस पर एक लीडी ऐसे बल्ब लगा देंगे और बल्ब के बाद यहाँ एक स्विच, ये क्या लगेगा, बल्ब लगेगा, ये बल्ब लगेगा और यहाँ एक स्विच लगा देंगे। स्विच माने सर्किट तोड़ने और जोड़ने का काम स्विच करता है। की लगाएंगे जो सर्किट को जोड़ेगा अथवा तोड़ेगा। ये हमारा ये सिरा होता है ऋण, इसे कहते हैं एनोड, कैथोड। ये हमारा क्या होता है, कैथोड। इस तरह से एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, एक बार एल्कोहल डालेंगे, एक बार इसमें एल्कोहल डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। इसमें एल्कोहल डालेंगे, एल्कोहल डाल करके स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। उसके बाद ग्लूकोज डालेंगे, ग्लूकोज को पानी में घोल करके ग्लूकोज को डालेंगे, लिक्विड को डालेंगे पानी में घोल करके, तो देखेंगे स्विच बल्ब जलता है कि नहीं। इसके बाद क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक HCl डालेंगे, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे HNO3, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे, एसिटिक अम्ल। तो अम्ल डाल के देखेंगे कि ये स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता है कि नहीं। एल्कोहल को डाल करके, ग्लूकोज को डाल करके देखेंगे कि बल्ब जलता है कि नहीं। तो प्रयोग द्वारा यह देखने पर पता चलेगा, जब हम एल्कोहल डालते हैं इसमें, जब एल्कोहल रहता है तो ये स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलता है। बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है, बल्ब नहीं जलता है। ग्लूकोज में भी बल्ब नहीं जलता है, ग्लूकोज के साथ भी ऐसा होता है, बल्ब नहीं जलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जब अभी हम बता चुके हैं कि जब एल्कोहल या ग्लूकोज घोला जाता है किसी पात्र में तो H आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है। H आयन नहीं देने के कारण होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बहते, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें धारा नहीं बहती है, यानी सर्किट पूरी नहीं होती, इसमें धारा नहीं बहती। लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत यदि हम अम्ल डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते तो यहाँ H आयन इसमें हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का समूह तैयार हो जाता है, सर्किट पूरी हो जाती है। तो इस तरह सर्किट पूरी हो जाती है तो हमारा क्या होता है, बल्ब जल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस प्रयोग के द्वारा कहा जा सकता है कि अल्कोहल, ग्लूकोज क्या होता है, वैद्युत का कुचालक होता है और अम्ल क्या होते हैं, वैद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन एल्कोहल, ग्लूकोज जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। इसके कारण से इस दोनों में, एल्कोहल और ग्लूकोज में यही अंतर है, ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता है और अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 7 और 8 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 7 हमारा क्या कह रहा, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। 8वां कह रहा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे और एक एक को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, आश्रित जल, वर्षा जल। तो हमको ये समझना, आश्रित जल क्या है, वर्षा जल क्या है। आश्रित जल, आश्रित जल, आश्रित जल और वर्षा जल क्या है, ये वर्षा जल, वर्षा जल। वर्षा जल तो हम समझते हैं, आश्रित जल को भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सही से नहीं समझते। ऐसा जल जो क्या होता है, यदि कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, क्या है, आश्रित जल को हम समझेंगे। यदि कोई पात्र है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है
और इस जल को क्या करते हैं, भाप बनाते हैं। इस जल को क्या बनता है, भाप बनता है, और भाप को फिर ठंडा कर दिया जाता है। यहाँ क्या लगा दिया जाता है, कंडेंसर लगा दिया जाता है। कहने का मतलब फ्रिज लगा दिया जाता है, कंडेंसर लगा करके इस पानी को, यानी इस भाप को, ये भाप बनता है। ये हमारा क्या है, भाप है। ये हमारा क्या है, जल है, H2O है। और भाप को किसी पात्र से, इस क्या होता है, जो भाप निकल रहा है, भाप से जो पानी प्राप्त हो रहा है, ये भाप निकल रहा है, इस भाप को ठंडा करके कैसे क्या करते हैं, ठंडा करके और किसी पात्र में इकट्ठा कर लेते, किसी पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये हमारा क्या है, कंडेंसर, यानी फ्रिज है। इसमें क्या करें, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये फ्रिज के द्वारा ठंडा करके ये फिर पानी प्राप्त कर लिया जाता, पानी। तो इस तरह का हम घर पे भी इसका प्रयोग के द्वारा भाप को ठंडा करके पानी प्राप्त कर लिया जाता है, उसे कहते हैं आश्रित जल। ये घर पे भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में भी ये अशुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो अशुद्ध जल को हमने समझा, यानी भाप से प्राप्त पानी अशुद्ध जल कहलाता है। वर्षा जल क्या होता है, आप जानते हैं, ये क्या होता है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या है, पेड़ है, इस पर पेड़ है, नदी है, तालाब है, इसका पानी सूरज की रोशनी के कारण क्या होता है, इसका पानी सूरज की रोशनी के कारण गर्म हो जाता है। सूरज की रोशनी के कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। भाप बन के क्या बनता है, इस तरह से भाप बन के बादल बनता है, बादल बनता है। और बादल क्या होता है, तो बादल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जिस तरह फ्रिज में पानी ठंडा, भाप ठंडा होकर के पानी बनता है, ठीक इसी तरह से बादल क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी संघनन होता है। बादल का क्या होता है, संघनन। बादल का क्या होता है, संघनन। ये हमारा क्या है, बादल। ये बादल संघनन होता है तो बरसता है, तो क्या होता है, बरसता है, यानी ज़मीन पे इस तरह से पानी बरसता है। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो आश्रित जल, ये भी भाप है, ये भी भाप है, यानी वर्षा जल भी भाप का जल है, और आश्रित जल दोनों भाप का जल है। लेकिन अब प्रश्न क्या कह रहा है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। यदि क्या करते हैं, हम किसी बीकर में रख लेते हैं, किसी बीकर में रख लेते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा करके धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, आश्रित जल में धारा नहीं बहती। इसमें क्या होता है, धारा नहीं बहती है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, धारा नहीं बहती है। क्यों नहीं बहती है, हाइड्रोजन आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अशुद्ध जल में क्यों नहीं होते हैं, और वर्षा जल में क्यों होते हैं। अब वर्षा जल क्या होता है, वर्षा जल में जो फैक्ट्रियों से हमारी फैक्ट्री होती है, क्या होती है, फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री होती है, ये जो फैक्ट्री होती है, इससे जो है गाड़ियों, मोटर से, वाहन से, ट्रक से, बस से जो क्या निकलता है, धुआं, क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ये हमारा धुआं निकलता है, और धुएं में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या होता है, ये वर्षा, जब पानी बरसता है, संघनन होकर बरसता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसके कारण से हाइड्रोजन आयन क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बरसात का पानी बरसता है तो उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल करके अशुद्ध हो जाता है। बरसात के कारण से वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में पानी क्या होता है, पानी यानी वर्षा जल, यानी वर्षा जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध क्या होता है, उसमें अम्लीय गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है, अम्लीय गुण आ जाता है। और क्यों आ जाता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अम्लीय गुण होने के कारण से इसमें क्या होंगे, यदि हम इसके स्थान पर वर्षा जल, ये हमारा क्या था, आश्रित जल था, और इसके स्थान पर हम कौन सा जल डालें, वर्षा जल डालें। इसमें वर्षा जल डालें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होते हैं, और इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन हो जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हाइड्रोजन प्लस आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो धारा प्रवाह के लिए सहायक होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यदि वर्षा जल है तो अम्लीयता के कारण हाइड्रोजन आयन आ जाता है, इसके कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसमें टर्मिनल में धारा प्रवाहित करें, बैटरी से जोड़े, तो क्या होगा? इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी, इसमें धारा बहेगी। तो हमने समझा क्यों धारा बहेगी, क्योंकि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है? ये फैक्ट्री के धुएं से, गाड़ी मोटर या वाहन के प्रदूषण से जो गैस निकलती है, उस गैस के कारण से अशुद्धियाँ हो जाती है। अशुद्धियाँ होने के कारण से इसमें आयन आ जाता है। इसलिए अशुद्ध होने के कारण से वर्षा जल क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, उसमें धारा बहती है। लेकिन आश्रित जल, उसमें कोई आयन नहीं होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आश्रित जल में क्या होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, जो हम आपको बता चुके। इसके कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो धारा कनेक्शन जुड़ जाता है, यानी कहने मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तार होते। यदि कहीं भी तार कटा हुआ हो तो धारा नहीं बहेगी, तार को जोड़ दें तो धारा बहेगी। तार जोड़ने का काम कौन कर सकता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक वायर का काम करने लगते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? जल की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है जल की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का गुण या व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो हमने पीछे देखा है, पीछे वीडियो में पढ़ा है, जाना है। यदि अम्ल है, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यदि हमारे पास कौन सा कोई भी अम्ल हो, अम्ल है, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि ये कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था के अणु क्या होते? पास होते। सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो और गैस अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, तो इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रयोग करके देखा गया है, पीछे वीडियो में बताया गया है, देखा गया है कि नीला लिटमस क्या होता है? नीला लिटमस लाल नहीं होता, नीला ही रहता है, नीला लाल नहीं होता है, नीला लिटमस नीला ही रहता है। लेकिन इसी अम्ल को जल के साथ घोल दे, किसके साथ घोल दे? H2O के साथ। यहाँ दिया गया है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? इसमें क्या होता है? जल के साथ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होता? इसका उत्तर होगा H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन अनुपस्थित होता है, आपस में जुड़े होते हैं, मुक्त आयन नहीं होता है। H+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, H+ आयन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? H+ आयन नहीं होते हैं, जिसके कारण से क्या होता? अम्ल ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता। लेकिन जल के साथ क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन मुक्त हाइड्रोजन क्या होते? मुक्त हो जाते हैं। हाइड्रोजन मुक्त होता है, यानी आयन, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन क्या होता है? आयन हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में रहता है, जो किसके काम करता है? एक तार के काम करता है। किसके काम करता है? वायर के काम करता है। जिस तरह से हमारा प्लास्टिक का ये मार्कर, इसमें धारा नहीं बहेगी। यदि तांबे का तार हो, लोहे का, सोने का, तो इसमें धारा बहेगी। ठीक इसी प्रकार जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह आपस में ये दूर सटे हुए होते हैं और पास भी होते हैं, तो एक वायर का काम करने लगते हैं, इसलिए इसमें धारा बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में ठोस और गैस की अवस्था में यदि अम्ल है तो उसमें मुक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं होता। जल में हाइड्रोजन मुक्त आयन होता है, इसके कारण से धारा बहती है। जल की उपस्थिति में अम्ल वैद्युत का सुचालक होता। अम्ल क्या होता? वैद्युत का सुचालक। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 9 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 5 बिलियनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं।
कौन सा विलयन उदासीन है? ए, कौन सा विलयन उदासीन है? बी, परबल क्षारीय है। सी, परबल अम्लीय है। डी, दुर्बल क्षारीय है। आखिर में कह रहा है पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न हमने पढ़ा, अब प्रश्न को समझेंगे। 5 विलयन हमारे पास हैं, मान लो ये 5 विलयन है, 5 जो है गिलास है या बीकर है। इस तरह से हम 5 गिलास या 5 बीकर का चित्र बनाएंगे जिससे प्रश्न को अच्छे से हम समझ पाएँ। तो ये हो गया 3, ये 4, ये हमारा तीसरा बीकर हो गया, ये हमारा चौथा है, ये चौथा बीकर है, चौथा, ये 5वां बीकर है। इस तरह से हम 5 बीकर लेंगे। एक बीकर का नाम ए है, एक बीकर का क्या नाम है? ए, और दूसरे का बी, तीसरे का सी, और चौथे का डी, और 5वें का ई। इस तरह से हमारे 5 बीकर हैं। एक ए है, दूसरा बी, सी, डी, और इसके बाद आखिरी ई है। तो ये 5 बीकर हैं। क्या दिया है? 5 बिलियनों, ए बी सी डी, ये 5 बिलियन है। इसमें 5 बिलियन रखे गए हैं, यानी 5 तरल पदार्थ रखे गए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये बिलियन है, ये पांचों में बिलियन है। आगे क्या कह रहा है? सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है, पीएच मान क्रमशः आते हैं। तो इसका पीएच मान कितना आता है? 4 आता है। इसका सार्वत्रिक सूचक का मतलब होता है पीएच पेपर। किससे जांच की जाती है? पीएच पेपर से जांच किया जाता है। पीएच पेपर से पीएच के मान का जांच किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है, समझा है। तो ये 4 है, इसका पीएच मान 1 है। इसका क्या है? 11 है। सी का 11 है, और डी का क्या है? 7 है, और ई का क्या है? 9 है। तो ये हमारा प्रश्न है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कौन सा विलयन उदासीन है? कौन सा विलयन उदासीन है? तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है? हमको ज़रूरत होती है पीएच स्केल। पीएच स्केल को हमको याद रखना है। पीएच स्केल बीच में क्या होता है? 7 होता है। पीएच स्केल क्या होता है? 7 होता है। और क्या होता है? इधर 1 होता है। इस साइड में क्या होता है? 1 होता है, और इधर क्या होता है? 14 होता है। इधर का अंक क्या होता है? 14 होता है। और जो 7 होता है वो क्या होता है? जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, वो उदासीन होता है। इस बात को हमको, उदासीन होता है, इस बात को हमको याद रखना है, समझना भी है, याद भी रखना है। और 2, ये 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ये 4, 5, इस तरह 7 के बीच में होता है। इधर का अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 के 1 और 7 के बीच में होता है। विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला है 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो क्या होता है? 8, 9, तो ये होता है क्षारीय होता है। ये विलयन क्या होता है? क्षारीय। तो इस तरह से ये पैमाना हमको याद रखना है। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं उदासीन क्या है? 7, जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन है। तो आप चित्र से ही देख सकते हैं। ये डी क्या है? डी का पीएच मान 7 है, तो क्या होगा? डी उदासीन। इसका उत्तर हो गया, इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हमारा डी हो गया। अगला है परबल क्षारीय। परबल क्षारीय यानी जिधर 7 से 14 के बीच में मान होगा तो परबल क्षारीय होगा। क्या होगा? परबल क्षारीय। तो यानी 14 के करीब में जो जिसका विलयन का पीएच मान होगा वो परबल क्षारीय होगा। तो 14 के करीब किसका है? ये 11 है। तो 11 ये क्या होगा? ये हमारा परबल क्षारीय होगा। इन चारों में, इन पांचों में से परबल क्षारीय क्या है? 11 है। तो 11 कौन सा है? सी। इसका परबल क्षारीय का उत्तर होगा सी। ये हो गया। अगला है परबल अम्लीय। परबल अम्लीय क्या होगा? 1 से और 7 के बीच में होगा, अम्लीय होगा। और जो सबसे कम क्या होगा? सबसे कम क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? 1 माने बी। बी क्या है? परबल अम्लीय है। ये हमारा आंसर क्या हो गया? बी। अगला है दुर्बल क्षारीय। अगला क्या कह रहा है? दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय का मतलब क्षारीय, सबसे ज़्यादा क्षारीय इसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय 11 है। ये हमारा हो गया 13, ये 12, ये 11। ये 11 का होगा ये हमारा 11 है। और ये जो है 9 कहाँ है? 9 यहाँ पर आएगा, ये 9 यहाँ पर आएगा।
तो 9 क्या होगा, ये दुर्बल क्षारीय होगा, क्योंकि थोड़ा कम क्षारीय है, अम्ल के करीब में है, इसलिए इसे दुर्बल क्षारीय कहेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, 9 माने ई। इस तरह से ये हमारा हो गया। ये डी का उत्तर हो गया, ए बी सी डी का 4 का उत्तर हो गया। और आखिर में क्या कह रहा है, इसको भी करेंगे। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सांद्रता क्या होती है, जो ये विलयन है जिसका 1 है पीएच, ये अधिक सांद्र होता है। अधिक सांद्र क्या होता है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसका पीएच मान क्या होता है, कम होता है। तो हमको कैसे करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम दिया गया है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दिया गया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो है नीचे से ऊपर जाना। अवरोही का क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर का जाना, यानी सांद्रता के बढ़ते क्रम में। सांद्रता, इसको लिखेंगे सांद्रता के बढ़ते क्रम। सांद्रता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। सांद्रता का बढ़ते हुए क्रम में हम इसको हल करेंगे। तो सांद्रता जिसकी 1 होती है, इसमें सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी है, 1 है। तो बड़ा इसमें कौन सा है, बी है। तो बड़ा सांद्रता किसकी है, बड़ी सांद्रता किसकी है, बी की है। तो यहाँ बी लिखेंगे, और बी का मान कितना है, 1 है। अगला है, सबसे बड़ा ये हो गया, और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा सांद्रता, छोटी सांद्रता क्या होगी। सांद्रता का मतलब है जो ज़्यादा अम्लीय होता है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। तो एक क्या है, बी ज़्यादा अम्लीय है, इसलिए इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है उसकी सांद्रता क्या होती है, चाहे इनकी सांद्रता सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक क्षारीय सी है। तो सबसे छोटा यहाँ हम लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे सी क्या है, 11 है। आगे क्या है, ये हमारा सी हो गया। अब बाकी 3 बच रहा है, इसके बीच में भरेंगे। तो अंक के हिसाब से भरेंगे। 11 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो 9 हम यहाँ ई वाला लिखेंगे, ई लिखेंगे। ये क्या है, 9, ये भी ई भी हो गया। अब 2 बच रहा है, सी, ए और डी बच रहा है। तो ये क्या है, 11। 1 के बाद क्या आता है, 4 आता है, यानी उल्टा क्रम है। यहाँ 4 का मतलब हमारा ए है, यहाँ 4 का मतलब है ए। और आखिर में बचता है, आखिर में इसको हम छोड़ देते, डी बचता है। तो डी यहाँ लिख देंगे आखिर में। तो डी कितना है, 7 का है, इसकी सांद्रता 7 है। तो यह सांद्रता के क्या हो गया, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। इस तरह से हम चिन्ह लगा सकते हैं। इस तरह इसका आंसर हो गया। सांद्रता, सबसे अधिक सांद्रता बी का होगा, सबसे अधिक बी विलयन सांद्र होगा अचानक की सांद्रता। और सबसे कम सांद्रता किसकी होगी, ये हमारा 11 सी की, सबसे कम सांद्रता सी की होगी। सबसे कम सी का है, इसलिए सी सबसे पहले लिखा जाएगा। और बी का सबसे ज़्यादा सांद्रता है, इसलिए सबसे बाद में लिखा जाएगा। इस तरह से आखिरी हिस्से का आंसर इस तरह से ये हो गया। यह क्वेश्चन बहुत प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 10 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों तथा क्यों। तो हमने प्रश्न को पढ़ा, अब हम प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, परख नली ए एवं परख नली बी समान लंबाई के लीजिए। ये हमारे पास मान लो 2 परख नली है, एक ये है और दूसरा बी है। इसकी लंबाई क्या है, समान है। एक परख नली, इस तरह हम परख नली का चित्र बनाएंगे। ये परख नली है और इसकी लंबाई और परख नली बी की लंबाई क्या है, समान है। प्रश्न के हिसाब से इसकी क्या है, लंबाई समान है। ये क्या है, परख नली है। क्या है, परख नली। ये प्रश्न में दिया गया है। इसकी लंबाई, ये भी एल लंबाई का है और इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई समान है। ये कह रहा है मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल और एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। इसमें क्या करना है, एक पट्टी लेना है। परख नली ए में इसमें क्या करना है, एक इस तरह से पट्टी डालनी है। इस परख नली में भी, इस परख नली में, ये प्रश्न के हिसाब से हम सब कर रहे हैं। इसमें पट्टी ये डालने, किसकी पट्टी है, मैग्नीशियम की पट्टी है। Mg के वायर की पट्टी है, Mg तार की पट्टी है। इसमें भी Mg तार की है
पट्टी है, इसमें भी मैग्नीशियम तार की पट्टी है, इसमें भी Mg की पट्टी है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है और दोनों अम्लों की मात्रा, इसमें क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे, इसमें भी इतनी लंबाई का यानी निश्चित साइज का, इतनी साइज का, दोनों में बराबर मात्रा में अम्ल डालेंगे। यानी अम्लों की मात्रा क्या है, इसमें भी अम्ल डालेंगे, इसमें भी अम्ल डालेंगे। एक में क्या डालेंगे, एक में HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, और एक में एसिटिक अम्ल डालेंगे, CH3COOH, एसिटिक अम्ल डालेंगे। और दोनों की मात्रा और सांद्रता क्या है, समान है। मात्रा और सांद्रता समान का मतलब pH का मान क्या है, समान है। A का भी pH मान और B का भी pH मान क्या है, समान है। मात्रा भी समान है, pH मान भी समान है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न दिया गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या डाला, पहले मैग्नीशियम की पट्टी डाला, और इसमें क्या डाला, इसमें मैग्नीशियम की पट्टी, इसमें एसिटिक अम्ल डाला। तो क्या होगा, एक क्रिया होगी, मैग्नीशियम की पट्टी Mg प्लस एसिटिक अम्ल, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ए में क्या है, ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होगा। और क्या होगा, इसमें क्या प्रश्न कह रहा, बुदबुदाहट होगी, तेज़ी से बुदबुदाहट होगी। तो यहाँ बुदबुदाहट हो रही है, बुदबुदाहट, इसमें भी बुदबुदाहट हो रही है ए परख नली में, ठीक इसी बी परख नली में, इसमें भी मैग्नीशियम का पट्टी है और इसमें एसिटिक अम्ल है, और इसमें भी बुदबुदाहट हो रही है। अब प्रश्न कह रहा है किस परख नली में अधिक तेजी से, किस परख नली में तेज बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी। सबसे तेज बुदबुदाहट किस में होगी, तो यह प्रयोग करके देखेंगे। सबसे तेज बुदबुदाहट ए परख नली में होगी, किस में होगी, ए में अधिक होगी, अधिक बुदबुदाहट किस में होगी, ए परख नली में। इस परख नली में सबसे अधिक बुदबुदाहट होगी। क्यों होगी, क्योंकि HCl क्या होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्यों होती है, क्योंकि ये परबल अम्ल है। क्या है, परबल अम्ल है। परबल अम्ल की क्रिया तेजी से होगी, जल्दी से होगी, और इसमें बुदबुदाहट क्या होगी, धीमी बुदबुदाहट होगी, धीमी गति से। एसिटिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र छूट गया है, ऐसे लिखेंगे, ये दुर्बल अम्ल होता है, इसकी बुदबुदाहट इसमें क्या होगी, बहुत धीमी होगी, क्योंकि ये परबल अम्ल है। परबल अम्ल तेजी से क्रिया करता है और दुर्बल अम्ल धीरे से क्रिया करता है। यानी मात्रा समान है, सांद्रता समान है, और परख नली की लंबाई समान है। सब कुछ समान होते हुए भी केवल प्रबल होने के कारण से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से क्रिया करेगा, तेजी से गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसकी अब क्रिया दोनों की इस तरह होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, एक में मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और दूसरे में बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट, दूसरे में बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट। तो इसका सूत्र हम इस तरह लिखेंगे, OO, एसीटेट का सूत्र इस तरह लिखा जाता है, CH3 और C होगा और फिर CH3, इस तरह से होगा CH3। इस तरह से मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरह से ये क्रिया होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस सबसे तेज किस में निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निकलेगी, क्योंकि यह परबल अम्ल है। तो इसका क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 11 और 12 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, ताजे दूध के pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब इसका पहला प्रश्न है, ताज़ा दूध के pH मान 6 से बदलकर थोड़ी क्षारीय क्यों बना देता है। अगला है, बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो सबसे पहले प्रश्न 11 को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न 12 को समझेंगे। तो प्रश्न 11 हमारा क्या कह रहा है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है। तो ताजे दूध का pH मान क्या होता है, pH क्या होता है, दूध का क्या होता है, pH मान क्या होता है, 6 होता है। ताजे दूध
दूध। ताजे दूध का पीएच मान 6 का मतलब होता है, जिसका विलयन हमको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? 7 बराबर पीएच जब 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इस बात को हमको याद रखना है, उदासीन होता है। जब पीएच मान क्या है? 6 है, यानी 7 से कम है 1 और 7 के बीच में यानी 6 है, तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। विलयन हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। तो क्या है? अम्लीय। दूध क्या है? अम्लीय है। पीएच 6 है, अम्लीय है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या होगा? अब प्रश्न कह रहा है दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? ये 7 है, ये 8 होगा, इधर क्या होगा? ये 14 होगा। ये हमको पता होना चाहिए। पीएच स्केल को हमको याद रखना है, समझना है। तो पीएच मान क्या होगा दही बन जाने पर? दूध से दही कैसे बनता है? दूध से, दूध क्या है? दूध है। दूध का क्या होता है? किण्वन होता है। किण्वन, किण्वन होता है। और किण्वन के बाद क्या बनता है? दही बनता है। और किण्वन होकर के दही क्या होता है? दही क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ये क्या होता है? अम्ल हो जाता है। यानी दूध जो अम्लीय था और इसका और अम्लीय हो जाता, अधिक अम्लीय हो जाता। जो दूध हमारा क्या था? कम अम्लीय था, ये क्या हो जाता? लैक्टिक अम्ल क्या होता? अधिक अम्लीय हो जाता है। अधिक अम्ल हो जाता है, अम्लीय हो जाता, अधिक अम्लीय हो जाता है। तो अधिक अम्लीय होगा तो क्या होगा? इसका पीएच मान 6 से क्या होगा? अधिक अम्लीय, जो ज़्यादा अम्लीय होता है उसका पीएच मान 6 से या कम होता जाता है। अम्लता बढ़ती जाती है तो पीएच का मान कम होता जाता है। तो क्या इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो पीएच मान क्या होगा? कम होगा। पहला उत्तर होगा कम होगा। पीएच का मान कम होगा। और कम क्यों होगा? जब कम होगा तो अधिक अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा दूध कम खट्टा होता है और दही बन जाने पर दही ज़्यादा खट्टा होता है, क्योंकि दूध का किण्वन होता है। और किण्वन कैसे होता है? लैक्टिक अम्ल का किण्वन होता है। लैक्टिक अम्ल के द्वारा किण्वन होता है, फिर वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है दही। दूध होता है अम्लीय और दही और अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। तो अपना उत्तर समझाइए। अपना हमारा उत्तर है कि ये किण्वन के द्वारा और अधिक अम्लीय हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सभी क्या है? बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत रुचिकर प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 12 को करेंगे। 12 भी बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। यदि आप कोई दूध वाला है या कोई ग्वाला है, या दूध आप लेते हैं, खरीदते हैं या कुछ करते हैं, तो दूध के बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी। एक ग्वाला है, ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। यदि एक ग्वाला है, उसके पास क्या है? दूध है। उसके पास एक पात्र में दूध है। ये क्या है? दूध है। ये दूध है, इसमें क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा मतलब खाना पकाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा मिलाता है। अब इसका प्रश्न, पहला प्रश्न है 12 का, ए प्रश्न है और बी है। इसका 2 उत्तर हमको पता लगाना है। ताज़ा दूध के पीएच मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? अब इस सोडा मिलाता है, सोडा मिलाता है तो क्या हो जाता है? विलयन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सोडा, जो हमारा ये सोडा है, ये जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, ये इसका प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। लिखेंगे क्षारीय होता है, यानी क्षारक होता है। क्षारीय होने के कारण से ये बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। और दूध हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। दूध हमारा क्या होता है? ये दूध हमारा होता है अम्ल। दूध हमारा क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल में जब थोड़ा क्षार मिलाते हैं तो क्या होगा? यदि अम्ल में क्षार मिलाया जाएगा तो अम्लीय गुण क्या होगा? कम हो जाता है। अम्लीय गुण क्या होता है? अम्लीय गुण क्या होता है? कम हो जाता है। अम्लीय गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी क्षार की तरफ बढ़ता है। यानी इसका जो है पीएच मान 7 से
ऊपर होने लगता है, क्षार की दिशा में जाने लगता है, जिसके इसलिए मिलाता है कि दूध यदि देर तक रखा जाता है तो किण्वन होने लगता है और किण्वन हो करके वो लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है, ये दूध खट्टा होने लगता है। देर तक रखेंगे क्या होगा, देर तक रखने पर क्या होगा, किण्वन होने लगता है और किण्वन होने के कारण से ये दूध खट्टा होने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो यदि दूध खट्टा होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। यदि जब इसमें हम क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं, तो दूध क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। दूध क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय होने के कारण से ये क्या, दूध हमारा खराब नहीं होगा, यानी इसका किण्वन क्रिया रुक जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, किण्वन की क्रिया धीमी हो जाएगी और दूध को हम देर तक रख सकते हैं। तो इसका उत्तर हुआ, ताज़ा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ी क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है, कि ये दूध खराब ना हो, दूध को खराब होने से देर तक दूध हमारा क्या हो, खराब ना हो, दूध क्या हो, खराब ना हो, कुछ देर तक खराब ना हो। दूध को खराब होने से बचने के लिए क्या करता है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। यदि आपके पास दूध है, यदि आपके पास समय नहीं है तो उसमें थोड़ा सा क्या मिला देंगे, बेकिंग सोडा मिला देंगे, तो आपका दूध खराब नहीं होगा, कुछ समय बाद खराब होगा। आगे क्या कह रहा प्रश्न, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। अब इस दूध को, ये जो हमारा दूध हो गया जिसमें क्या मिलाया गया, बेकिंग सोडा, इसको दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि जब दूध में क्या मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, क्षार मिला दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, किण्वन की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। किण्वन की क्रिया धीमी हो जाने के कारण से दही बनने में ज़्यादा समय लगता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, किण्वन की क्रिया क्या हो जाती है, किण्वन की क्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इसलिए क्या होता है, दूध धीरे धीरे दही बनता, स्लो हो जाता है। और क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि क्षार मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाने के कारण से धीमा हो जाता है। अब इसका उत्तर है, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि किण्वन की क्रिया धीमी हो जाती है। इसका उत्तर होगा, किण्वन की क्रिया धीमी हो जाती है। और धीमी क्यों हो जाती, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देने के कारण। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न 13, 14 और 15 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला कह रहा है 14 कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। अगला है 15 है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा को दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 को सबसे पहले करेंगे और समझेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आर्द्रता क्या होता है, हमको आर्द्रता को समझना है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, यानी H2O जल। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, H2O जल। और यानी आर्द्रता का मतलब होता है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी यानी ऐसे जगह पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे, मान लो ये पात्र है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा हुआ, क्या रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा है। प्रश्न कह रहा है इसे आर्द्रता रोधी पात्र में रखना चाहिए, यानी ऐसी जगह पे रखना चाहिए, ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिसमें H2O ना आ जा पाए, मतलब इसके अंदर H2O जा ना पाए। इसके कारण यदि हम ऐसा करते हैं, नमी वाले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, जहाँ नमी हो, जिस तरह जहाँ नाली बहती हो, पानी का किनारा हो, यानी जहाँ नमी हो, और ऐसे पात्र में नहीं रखना चाहिए जिसमें नमी आ जा सके, यानी बरसात के समय में हवा में नमी ज़्यादा होती है, यानी वर्षा के समय में 95%
हवा में क्या होता है, पानी होता है। तो ये प्रश्न कह रहा है रोधी बर्तन में रखना चाहिए, ऐसे बर्तन में रखना चाहिए, ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसमें नमी ना हो। प्रश्न ये कह रहा क्यों ऐसा करना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करने के लिए है ये कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जल के साथ, जल के 1.5 अणु, 1 अणु पूरा और आधा अणु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ये क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट और ½ कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ये बनाता है जिप्सम। जिप्सम क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। और जिप्सम क्या होता है, कठोर हो जाता है। क्या होता है, कठोर होता है। और कठोर माने होता है क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है, क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, जिसके कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा ख़राब हो जाता है। यदि हमारी आवश्यकता हो, हाथ टूट गया हो, कुछ टूट गया हो, हड्डी को जोड़ना हो या खिलौना बनाना हो, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करना चाहेंगे तो कड़क हो चुका होगा, यानी ख़राब हो चुका होगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ख़राब होने से बचने के लिए हमें सूखे और ऐसे जगह पे रखना चाहिए जो सूखा हो, और ऐसे पात्र में रखना चाहिए जिसमें नमी ना हो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा ख़राब नहीं होगा और उसका हम अब समय पर उपयोग कर सकेंगे। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। हम जानते हैं अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। यानी अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये क्या कहलाता है, उदासीनी। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसे कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो हो गया। अब इसके दो उदाहरण देना है, दो उदाहरण देना है। एक हमारा अम्ल है, मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, NaOH से क्रिया करता है, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl लवण बनाता है और जल बनाता है। ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम क्या लेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेंगे। ये हमारा अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये क्षार है, ये भी क्षार है, क्षारक भी ले सकते हैं। ये क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस जल बनता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का ये दो उदाहरण, पहला और दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, धोने का एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताना है। धोने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और क्या होता है 10 अणु H2O के। ये हमारा होता है धोने का सोडा का सूत्र। और इसका क्या करना है, उपयोग बताना है। उपयोग कितने उपयोग बताना है, दो। तो पहला उपयोग है घर की साफ सफाई के में किया जाता है, घर की सफाई में इसका धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, पहला हो गया। और दूसरा हो गया धोने का सोडे का उपयोग दूसरा क्या होता है, कागज़ उद्योग में। किस में किया जाता है, कागज़ उद्योग में। और क्या होता है, कागज़ उद्योग में, कपड़ा उद्योग में और कांच के निर्माण में इसका किया जाता है धोने का सोडा का उपयोग। ये दो उपयोग हो गए। अब हमको क्या करना है, बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताने। प्रश्न कह रहा है बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना है। तो बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताना है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा बेकिंग सोडा का है सूत्र। अब इसका दो उपयोग, पहला उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का प्रमुख गुण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बेकिंग सोडा जो है
इसको हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा समझेंगे तो हमको याद रखने में काफ़ी सुविधा होगी। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक कह सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है अग्निशामक यंत्र में। क्या होता है? अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अस्पताल में और फैक्ट्री में जो कोने पर टंगा होता लाल रंग का होता है वो होता अग्निशामक। अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने पहला उदाहरण हमने समझा, पहला उपयोग समझा। अब दूसरा उपयोग होता है, अग्निशामक में हो गया पहला उपयोग, और दूसरा उपयोग है हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है, भोजन में जैसे ब्रेड और क्या होता है पकौड़ी खस्ता और मुलायम बनाने के लिए। उसमें क्या होती है, पकौड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है और क्या हो जाता है, मुलायम हो जाती है, मुलायम और स्वादिष्ट हो जाती है। यानी भोज्य पदार्थ को मुलायम और स्वादिष्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 समझा। एक क्वेश्चन बहुत ही व्यवहारिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।